देश के सैनिकों द्वारा कई युद्ध लड़े गए। 1962 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ, बीच में 1985 में सियाचिन वाला हुआ, वो छोटी सी एक वो था। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा हुआ 1999 कारगिल। कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। कारगिल युद्ध द्रास से लेकर के बटालिक तक फैला हुआ था, दुर्गम स्थितियां थी और वहां लड़ाई हुई, जिसको हम छोटा समझते थे कि वो एक छोटी कोई छिटपुट घटना है। बाद में पता लगा कि ये पाकिस्तानी और घुसपैठियों ने बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पर कब्जा कर लिया। ज़रूरत हुई तो पाया कि ये इन्फेंट्री जवान जो पैदल सेना है उनके से ही काम नहीं बनेगा। दुर्गम पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों में तोप खाना विशेषकर कारगर होता है और तोप खानों की तैनाती की गई, पहले से थी, जरूरत के हिसाब से और भी भेजी गई। आज हमारे बीच में इसी तरीके से एक सैनिक या कहूं एक सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह हमारे मध्य उपस्थित है और उन्होंने तोपखाना रेजिमेंट का एक हिस्सा होकर के पाकिस्तान की कौन कौन सी पोस्ट बर्बाद की, कैसे उन्होंने एक रास्ता बनाया। जब मैं उनकी बात करता हूं तो वो और उनके साथ ही उनकी पूरी पलटन और भी लोग, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, वो पूरे बयान आपके सामने करेंगे। तो कर्नल राजवीर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हाफ बॉल टीम के लिए की तरफ से आप आए और हम सुनना चाहेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल खान के हाफ बॉल टीम ने मुझे कारगिल की कहानी सुनाने के लिए, वीर गाथाएं सुनाने के लिए आपने आमंत्रित किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। कर्नल राजवीर, वीर गाथाएं तो अगर हम इतिहास के पन्ने समेटे तो दुनिया भर की हैं, लेकिन ये वीर गाथा जो हम बात कर रहे हैं जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है, खास इसका मकसद ये है कि हमारे युवाओं के सामने ये एक मंजर निकला है जो आज लोग हैं देखते हैं। उन्होंने इसी युद्ध के बारे में मुख्य सुनाया। अभी हाल में ऑफ सिंदूर वगैरह हुआ, वो टेक्निकल युद्ध ज्यादा था, लेकिन जो आमने सामने की लड़ाई होती थी जिसमें पूरी सेना मूव होकर के गई थी और लड़ाई हुई थी, उसके बारे में हम चाहते हैं कि आम पब्लिक को ज्यादा पता लगे। तो इसी बारे में हमारे आपके बातचीत होगी। तो मैं चाहूंगा स्टार्टिंग में पहले आप शुरुआत में आप अपना बताएं कि आप अपने बारे में बताएं, फिर हम इस चर्चा को आगे करते हैं। कर्नल खान, मैं मूलतः डीजेट के पास गांव गांवरी का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल और इंटर कॉलेज अकोला से हुई। मूलतः मैं एक किसान परिवार से हूं, लेकिन शुरू से ही फौज में जाने का और देश सेवा करने का जज्बा था, इसलिए मैं अर्ली एज में ही फौज में चला गया। कर्नल राजवीर, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए नारा दिया जाता है कि जय जवान जय किसान। तो हमारे जो ज्यादातर लोग आते हैं वो किसान परिवार से ही आते हैं। उसी किसान परिवार के अंदर से हमारे जवान आते हैं और उसी में से अधिकारी भी बन करके आए, जैसा कि आपने बताया। लेकिन ये जज्बा कहाँ से आया कि देश में जाना है और फिर अधिकारी बनने का सपना कैसे आया? कर्नल खान, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा गांव ड्रॉपिंग जोन के पास है। वहां पर तकरीबन रोजाना दिन में और रात में हवाई जहाज से जंप होती थी। उस समय मैं देखता था कि जवान अपनी वर्दी में किस तरीके से चुस्त दुरुस्त, बिना डरे निडर जंप लगाते हैं और गिर के तुरंत खड़े हो जाते हैं। उन्हें सब देख करके मेरे दिल में जज्बा आया कि मुझे भी एक दिन सेना में जवान या अफसर बनना है। लेकिन मुझे जल्दी अफसर बनने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं जवान में ही चला जाता हूँ और वहां जाकर पढ़ाई करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन सेना में अफसर बन के दिखाऊंगा और सेवा सेवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें हम लोग भी जब जंप करने के लिए जाते थे उसी मलपुरा डीजेड में, नज़दीकी आपके गांव, और यकीन मानिए
कि जब हम गिरते थे कभी कभी तो गांव के लोग हमें बताते थे कि आप इस तरफ दौड़ो जिससे कि आपको हवा घसीट के नीचे नहीं जाएगी। तो उन लोगों को, किसान को ये भी मालूम था कि पैराशूट अगर ड्रॉप होता है तो वो किस तरीके से उसके बाद आदमी को एक्शन करना है। ये आपने बड़ा अच्छा बात बताया। बहरहाल जब आप फौज में, सेना के अंदर आए, लेकिन चूंकि जब बात पैराशूट वाली हो रही होती है तो आपको वॉलेंटियर पैराशूट रेजिमेंट में होना चाहिए था, पैराट्रूपिंग में, लेकिन आप तो उसके अंदर आई नहीं। कर्नल खान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा जज्बा पैरासूट में ही आने का था। इससे पहले कि मैं आपको अपना जज्बे के बारे में और बताऊं, आज भी मुझे एयरफोर्स के ऑफिसर्स के नाम याद हैं, जैसे ढींगरा साहब, रेड्डी साहब। अगर आपको याद होंगे, हम उनको ऊपर से पहचान लेते, ये ढींगरा साहब जंप कर रहे हैं, ये रेड्डी साहब जंप कर रहे हैं। लेकिन मेरी शारीरिक जो क्षमता थी, वो पैरा में ना आने की वजह से मुझे आर्टिलरी में सेलेक्ट किया गया। नहीं, शारीरिक क्षमता तो सर ऐसी बात नहीं है, हाँ वो होती है, लेकिन पैरा जो कमांडोज होते हैं उसमें थोड़ा सा एक अलग रिग्रेस होती है, उसमें रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है। 100 लोग अप्लाई करते हैं तो मात्र 3 या 4 लोग ही आखिरी में सिलेक्ट होते हैं, ये आपने सही कहा। तो कम कोई नहीं है, लेकिन उसमें से भी जो बहादुर होते हैं उसके अंदर से भी 2-4 लोग निकाले जाते हैं ये। लेकिन फिर आपकी जर्नी आगे गई, जब आप एकेडमी में गए, एकेडमी में जाने के बाद फिर आपको किस पलटन के अंदर, आपको किस रेजिमेंट में भेजा गया? मैंने ओटीए चेन्नई से ट्रेनिंग की, और मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं 197 मीडियम रेजिमेंट में कमीशन हुआ। यहाँ मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप आर्टिलरी में, जिसको कि हम हिंदी में तोपखाना रेजिमेंट बोलते हैं, जो गोले दूर तक बरसाते हैं, एक छोटे कम शब्दों में अगर आप बता पाएं दर्शकों के लिए कि एक फील्ड रेजिमेंट होती है, मीडियम रेजिमेंट होती है, हैवी रेजिमेंट होती है, इनके मायने क्या क्या हैं? ओके, आर्टिलरी बेसिकली मोटर्स, फील्ड गन्स और मीडियम रेजिमेंट्स, तीन रूपों और रॉकेट रेजिमेंट्स के नाम से जानी जाती है। लेकिन आजकल मिसाइल रेजिमेंटें भी आर्टिलरी में सम्मिलित हो गए हैं। मोटर रेजिमेंट की गोला दागने की क्षमता तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर और या अधिक से अधिक 9 किलोमीटर तक होती है, जो कि किसी पहाड़ी के पीछे लगाकर दूसरी तरफ, पहाड़ी के उस तरफ गोला अगर गिराने की जरूरत पड़े, या दुश्मन के मोर्चों पर या दुश्मन के पोस्टों पर पहाड़ी के उस तरफ गोला गिराने की जरूरत पड़े, तो हम मोटर से फायर करते हैं। अगर फील्ड रेजिमेंट से 25 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। अगर ट्रेजेक्टरी में कोई पहाड़ी ना आए या कम ऊंची की पहाड़ियां हों, तो हम फील्ड रेजिमेंट को फायर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी की रेंज 20 किलोमीटर तक होती है। और मीडियम रेजिमेंट, जिसमें के रेंज आपको 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर तक मिलती है। इसी तरह रॉकेट रेजिमेंट का जब रॉकेट फायर होता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जब जो जिस पाथ को रॉकेट लेता है उसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। वो भी फ्लैग ट्रेजेक्टरी होती है। उनका पहले रेंज 20 किलोमीटर, 20.5 किलोमीटर तक होता था, लेकिन आज आपको पता है कि रॉकेट 500, 700, 1500 किलोमीटर तक भी जा रही है। उनका रेस बढ़ गया उनका है। रेंज बढ़ गया है। लेकिन सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया मीडियम रेजिमेंट में थे, और मीडियम रेजिमेंट 30 से 40 किलोमीटर दूर गोला गिरा रहे हैं। आपको जो पूरी जो टीम है, जो तोप के पीछे पूरी टीम बैठी है, उनको कैसे पता लगता है कि इस जगह पे मुझे गोला गिराना है? मतलब उनको टारगेट टारगेट दे दिया, नक्शे पे बता दिया, तो प्लॉट करके उन्होंने फायर किया। लेकिन जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो आखिरी में गोला है, जरूरी तो नहीं है कि उस जगह जाके ही सटीक निशाना लगे। वो हमको कैसे पता लगे कि सटीक निशाना लगाया गया है, तो या सही जगह पे गिर रहा है, या तो जो हमारा टारगेट है वो बर्बाद हो रहा है, वो कैसे पता लगता है? ओके कर्नल खान,
इस पूरी कार्रवाई के लिए हम 3 जगहों का मुख्य तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इन नामों से जानते हैं। जो सबसे आगे होता है ओपी ऑफिसर, जो फायर को डायरेक्ट करता है, उसको हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर बोलते हैं, जिसको ओपी ऑफिसर भी बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर। ऑफिसर, यानी कि वो उसका मुख्य काम ऑब्जर्व करना है। उसका मुख्य काम है फायर को लाना और ऑब्जर्व करना, करेक्शन देकर उसको सटीक निशाने पर लाना। करेक्शन बोले तो अगर गोला आपको जहां चाहिए वहां नहीं गिरा, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे गिरा, तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं। और वो हम हमारे पीछे जहां गन पोजीशन है, वहां एक कमांड पोस्ट होती है, जिसमें टेक्निकल वर्क करते हैं। वो टेक्निकल वर्क का मतलब है कि जहां मुझे दुश्मन के पोस्ट पर गोला गिराना है, उसके रेफरेंस ओपी ऑफिसर कमांड पोस्ट को पास करेगा। मतलब और आगे से आगे पीछे पीछे सीधे जो गोला चला रहा है उसके पास उसके खबर पास आपके नहीं, पास नहीं उसके है, पास नहीं। आप कमांड हाँ, उसको अपना आज करें। ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है और आ गई है, लेकिन 99 में या उस पहले ये तकनीक नहीं थी। अच्छा, तब तो इतना टेक्निकली हाँ, इतना तब एडवांस भी नहीं थे। टेक्निकली ये इतना सुविधा जी। उपलब्ध नहीं थी। ओपी ऑफिसर कमांड पोस्ट को वहां के मैप से ग्रिड रेफरेंस, उस जगह के ग्रिड रेफरेंस पास करेगा। कमांड पोस्ट गन, जो कि गन से 30 मीटर की दूरी पे ही रहती है, वहां वो उसको कैलकुलेट करेगा और उसको डिग्री मिनट और दूरी में मीटर्स में, और अगर रशियन इक्विपमेंट है या वोफर्स गन है तो माइल्स में उसको पास करेगा। जो डेटा आया है माइल्स में या डिग्री मिल्स में, उसको गन के ऊपर सेट करेगा और उसको ले करेगा। ले करने का मतलब है कि एक प्रोसीजर होता है जिससे कि बैरल उस डायरेक्शन में आ जाती है जिस डायरेक्शन में आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए, डिजायर्ड फायर चाहिए। जब गन से गोला फायर होता है और जब दुश्मन की पोजीशन पर या जहां ओपी अफसर को चाहिए वहां गिरता है, तो सटीक निशाना, अगर सटीक जगह पर नहीं गिरा, आगे गिरा, पीछे गिरा, दाएं गिरा, बाएं गिरा, तो हम उसको करेक्शन देकर उस सटीक जगह पर लाते हैं। ओपी अफसर का ये काम होता है। ओपी अफसर का तो अगर सही बोले तो किसी तोपखाना बटालियन रेजिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मुख्य काम है, वरना बोले तो सही डायरेक्शन में जाएंगे नहीं। बहरहाल अब हम आते हैं कि जब 99 के अंदर जी कारगिल का युद्ध प्रारंभ हुआ, जी 3 मई को शुरू हुआ, 26 जुलाई को खत्म हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? 99 में मेरी यूनिट श्रीनगर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में तैनात थी। तो मुख्यतः ये आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना होता है, उसके लिए थे। तो आप कश्मीर में डिप्लॉय थे जी। जिस वक्त ये लड़ाई चल रही जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी, एग्जैक्ट एक जगह है। नहीं, ये लड़ाई शुरू हो गई थी या किस सीमा तक पहुंची थी जब आपको मिला था? क्या आपके पास खबरें आनी शुरू हो गई थी कारगिल में लड़ाई लड़ रही है, चल रही है? वैसे तो हम 97 से श्रीनगर इलाके में काउंटर चेज ऑप्स में डिप्लॉयड थे। मई 99 में स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में कुछ खबरें ऐसे आने लगी कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन मुख्यतः ये खबर दूसरे हफ्ते में जाकर कंफर्म हुई। तब तक शुरुआत में छुटपुट समझ रहे थे, तब तक शुरुआत में छुटपट समझ रहे थे और इस तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि इसमें काफी बड़ा एरिया में दुश्मन घुसपैठिए तो जो यानी है कि लड़ाई आसान नहीं थी कि छोटी मोटी नहीं करके जैसे जरूरत होती गई और फौज इंडक्ट होती चली। बिल्कुल सही। श्रीनगर की जो वो वैली बोलते हैं और कारगिल की लड़ाई, क्योंकि मैं खुद वहां पर 2 टेन्योर रहा हूं। कारगिल तो एक जिला है और ये लड़ाई फैली थी दराज से लेकर के बटालिक तक। दुर्गम पहाड़ियां हैं और दराज तो एक ऐसी जगह है कि
दुनिया का सेकंड नंबर कोल्डेस्ट प्लेस है, -60 डिग्री में 1995 में पहुंचा था उस जगह पर। आपको जब ये पता लगा कि, पहली तो जानना चाहूंगा किस तारीख को पता लगा और आपकी मूवमेंट कब हो गई थी वहां? 14 तारीख को हमारी यूनिट को 14 मई 14 मई 99 को हमारी यूनिट को ये आदेश मिला कि हमें तत्काल द्रास सेक्टर में मूव करना है। और 15 तारीख को यानी 15 मई को हम सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे अपनी गन्स लेकर द्रास के लिए मूव कर दिए। द्रास के पास एक जगह है दोंगचुक, जहां पर हमने अपनी गन पोजीशंस जमाई और गनों को फायर के लिए तैयार किया और तुरंत दुश्मन के पोजीशंस पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। नहीं, आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि तोप खाने पलटन को, रेजिमेंट को ले जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर गाड़ी के पीछे एक तोप लगी होती है, लेकर के जाना होता है, पूरा एक लंबी कानवाई बनती है। और जब आप वहां से गए, एकदम से इतनी गाड़ियों का मिलना और इस दुर्गम चोटी पे पहुंचना, और जहां पर पहले से लड़ाई चल रही है, क्या इतना आसान था पहुंचना इतनी जल्दी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम 15 तारीख को ही द्रास नहीं पहुंचे। हम 15 तारीख को सुबह मूव किए, एक बैटरी का मतलब 6 गन लेकर, ओके। जिसमें मैं, मेरे बैटरी कमांडर मेजर पीके सिंह, एक और ऑफिसर कैप्टन हरजिंदर, हम 3 ऑफिसर और हमारी बैटरी के जवान जेसीओस। आपको ताज्जुब होगा कि आर्टिलरी में गाड़ियां ज्यादा होती हैं, ड्राइवर्स कम होते हैं जी। तो मैं, एक 1 टन गाड़ी होती पहले हुआ करती थी, तो उन दुर्लभ पहाड़ियों में मैं अपने बैटरी कमांडर का ड्राइवर था। अच्छा। कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने बैटरी कमांडर की बीसी पार्टी जिसको हम बोलते हैं, और बैटरी ओपी कमांडर पार्टी, हाँ। बैटरी कमांडर पार्टी और मेरी ओपी पार्टी, वो दोनों 1 टन में थे। और मैंने उस 1 टन को, बैटरी कमांडर मेरे को ड्राइवर थे, उनको ड्राइव करके हम 15 तारीख को यूनिट से मूव किए। 15 तारीख को शाम को हम सोनामार्ग में रुके। फिर 16 तारीख को कैप्टन मोड़ पर लैंडस्लाइड हो गया, उसकी वजह से हमारा मूवमेंट डिले हुआ और हम 16 तारीख को शाम को द्रास एफडीसी में पहुंचे। द्रास एफडीसी में तकरीबन रात को 9 बजे हमें आदेश मिला कि आप जाते ही आदेश मिला और हमें एक स्क्वायर दिया गया, मैप के ऊपर एक स्क्वायर दिया गया कि आप इस स्क्वायर में अपना गन पोजीशन ढूंढें और 1 घंटे के अंदर फायर के लिए तैयार हो जाए। स्क्वायर बोलो तो मैप के ऊपर लैटिट्यूड का जो आता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेफरेंस जो आते हैं। आपको एक और मैं कहानी सुनाऊंगा। ये जब हम द्रास पहुंचने से पहले हम रोड पर चल रहे थे, तो हमारी गाड़ियों के ऊपर से पाकिस्तानी तोपों के गोले कभी दाएं और कभी बाएं इस तरीके से गिर रहे थे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए हम अपनी गाड़ियों को चलाते रहे और द्रास एफडीसी में पहुंचे। यही चीज तो पाकिस्तानी चाहता था कि ऐसी चोटियों पे, स्ट्रेटेजिक चोटियों पे कब्जा करे जहां से NH-1A दिखाई दे, जहां से हमारी सप्लाई होती है, और उस सप्लाई वाली लाइन को कट करो वहां। बिल्कुल और जो कि आप बता रहे हैं वो सही प्रतीत होती है, लेकिन उनके गोले वो उस समय सटीक नहीं आ रहे थे, जो भी थे, लेकिन क्योंकि उसके स्प्लिंटर्स तो आते हैं, गाड़ियों को नुकसान और आदमियों को भी नुकसान होता है। बहरहाल आपको द्रास सेक्टर दिया गया पर से जी जा करके। आगे बताएं। इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली रहे कि द्रास पहुंचने तक हमारे गन गाड़ी किसी को स्प्लेंटर नहीं लगा। जब हमें आदेश मिला तो उस समय तक अंधेरा हो चुका था और हमें आदेश था कि गाड़ी की लाइट बगैर ऑन किए आपको अपना गन पोजीशन ढूंढना है और गन्स लगानी है। ये तो काफी मुश्किल की बात है कि ये सुनते थे, हालांकि मुझे मालूम है, लेकिन दर्शकों क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर आपने गाड़ी की लाइट ऑन करी तो पाकिस्तान का गोला नहीं आना है, गोला आएगा, सेलिंग आएगी, आपकी गाड़ी के ऊपर आ सकती है और आप मर सकते हैं।
आपकी जान जा सकती है। तो आपको इसी के साथ एक और मैं कहानी बताऊंगा। मेरे जो बैटरी कमांडर थे वो बहुत दिलेर हैं, जी। अभी लखनऊ में रहते हैं। मैंने उनको कहा कि सर, अभी हम लड़ाई में आए हैं, मैं ड्राइवर के तौर पर गाड़ी चला रहा हूँ, आदेश तो मिला है गाड़ी लाइट बंद कर चलाने का, लेकिन मैं गाड़ी लाइट ऑन करके चलाऊंगा, क्योंकि अगर घूरे से मरे तो हम शहीद होंगे, और अगर बगैर लाइट के चले, नाले में गिर के मरे, तो हमें कोई नहीं पूछेगा, कोई मैं इस पे कोई दर्जा नहीं मिलेगा। आपने सलाम करता हूँ, मतलब इस जोश जोश को देख करके। लेकिन मैं ये सवाल पूछने वाला था, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड ड्राइविंग इजी नहीं होती है, खासकर फौजियों गाड़ी को चलाना। उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जी ट्रेनिंग होती है जी पहाड़ों पे गाड़ी को चलाना। जी। बहरहाल आप उधर उस दुर्गम पहाड़ियों पे पहुंचे, आपका रोल मेन क्या था? दुर्गम पहाड़ियों पे जब हम पहुंचे, हमारी गन्ने लगाने के बाद मुझे ओपी अफसर की जिम्मेदारी मिली। अच्छा, इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आप गए थे उसमें मुख्यतः कौन कौन सी गन थी आपके पास? हमारी रेजिमेंट में उस समय 105 LFG गन थी। हमारे पड़ोस में जो यूनिटें थी उनमें 105 IFG थी। हमारे और पड़ोसी यूनिटों के पास 130 mm रशियन गन, मीडियम गन थी। और कुछ समय के बाद बोफर्स गन भी वहां पे आई, रॉकेट रेजिमेंट भी वहां पे आए, बोफोर्स गन भी आई थी? 160 mm मोटर्स भी थी, 120 mm मोटर्स भी थी। हाँ, तो तो आप बता रहे थे कि आपको ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर की ड्यूटी मिली, जी और जिसमें कि आप फिर आपको आगे जाना पड़ा होगा। जी। हाँ, मैं अपनी गन पोजीशन जमा के 2 या 3 दिन के बाद पहला पोस्ट न्यास पर मैं गया, जो कि तोलोलिंग के तकरीबन पैरेलल है। अगर आपने तोलोलिंग 4590 फीचर जो कि सबसे पहले कब्जे में लिया था, और वो द्रास के एकदम सामने है, वहां मैं वहां तकरीबन 1 हफ्ते रहा। उसके बाद मुझे आदेश मिला कि आपकी जरूरत 5165 OP पर है। मैं वहां से डाउन हुआ, और दूसरे दिन मैं 5165 के लिए मूव किया, जिसमें कि रात में मूव करना पड़ता था। मैं FDC यानी कि द्रास से गाड़ी से सेंडो करके एक पोस्ट होती थी, मैं वैसे रहा हूँ वहां पर सेंडो में। तो उस सेंडो पोस्ट तक मैं गाड़ी से गया, और तकरीबन वहां मैं 3 बजे पहुंचा। मुझे उस समय वहां वेट करना था, और इन्फेंट्री की लिंक पार्टी बोलते हैं उसको, जो कि राशन, अम्नीशन और वो सब लेके जाते हैं, उनके साथ रात को मुझे OP पोजीशन पे जाना था। रात को तकरीबन 8 बजे हम इन्फेंट्री पार्टी के साथ पैदल मार्च किए। जैसे ही हमने खूनी लाला अप्रोच किया, उसमें पैर रखा, वैसे ही पाकिस्तान का एक बम हमारी OP पार्टी के सामने गिरा। मेरे 2 जवान जमीन पर गिर पड़े, मैं धुएं से ऐसे ही खड़ा रहा। तुरंत हम लोगों ने अपने शरीर को देखा, लेकिन हम स्वस्थ थे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर हम लोगों ने दौड़कर रात में ही अपनी जो इन्फेंट्री लिंक पार्टी थी उसको पकड़ा, और उसके साथ फिर हम आगे बढ़े। नहीं, जो पहले तो अपनी जगह पे जाना, क्योंकि जो एरिया, खैर मैं विजुलाइज कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहां 2 बार रह चुका हूँ इन पोस्टों के ऊपर। इंजीनियर नाला था, खूनी नाला था, फिर आगे जो सेंडो बोल रहे थे, अगर क्या आपने उसके नाम पे उसके आगे दुर्गा पोस्ट हुआ करता था। अगर आपने परियों का तालाब करके एक परियों जगह का सुनी हो, तालाब, जी जी, वहीं तो पर उस रात परियों का मुझे तालाब। परियों का तालाब, जहाँ पे 16 जहाँ की ग्रेनेडियर 16 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के यून बटालियन के 2IC थे, हाँ, उनके पास पहुंचना था। पूरे दिन वहां रहना था, अगले दिन फिर रात में मूव करके 5165 पर जाया था। ये मैं इसमें 2 चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये हम पॉइंट बोलते हैं, तो आज ये अलग अलग नाम लेते हैं, खूनी नाला, इंजीनियर नाला, Exactly. सैंडो, ये हम लोग नाम रख लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये पॉइंट जो कवि कर्नल साहब ने बताया
कि ये 0.4170, 0.5165, ये पॉइंट जो होता है वो एक पहाड़ी की हाइट होती है जो मीन सी लेवल से ऊपर मीटर्स के अंदर होती है। तो ये पॉइंट जो दर्शाता है कि सी लेवल से वो उसकी कितनी ऊंचाई है, और नक्शे में भी वही पॉइंट उसमें दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट हुआ। और रही बात जो नाले हैं, उनको लोकल लैंग्वेज में जब जब जैसा हुआ उस हिसाब से नाम रख दिए गए, या किसी जवान के नाम पे रख दिए, या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होता है उनके नाम पे ये पोस्टों के नाम आ जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं अपने जवान अगर हमारा शहीद हुआ है कोई काम करते हुए उसको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप जा रहे थे तो पाकिस्तान का गोला जब सेंडो के आगे जब आप जा रहे थे लिंक आगे अपनी पोस्ट के पास, तो गिरा, तो आपका ऑब्जर्वेशन पोस्ट पार्टी का ही शहीद हुए थे या जो आपके साथ नहीं, कर्नल खान, उस बम के गिरने से कोई शहीद नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि जब कोई भी पार्टी या फौजी दस्ता उस नाले से क्रॉस करता है तो रात और दिन वो ऐसी जगह थी, क्रॉसिंग पॉइंट, जो कि दुश्मन ने टाइगर हिल ऑक्यूपाई कर रखा था, 5353 ऑक्यूपाई किया हुआ था पाकिस्तानी घुसपैठियों ने। दो जगह वो दो जगह से ऐसे नजर आता था, रात में या दिन में कभी भी मूवमेंट होती थी, वो फायर करते थे। तो उनको जैसे ही हमारी मूवमेंट नजर आई होगी उन्होंने फायर किया, लेकिन हम भाग्यशाली रहे कि आगे वाली टीम निकल गई। उनके बीच में 10 मीटर 50 मीटर का गैप रखते हैं, और मेरी पार्टी थोड़ा पीछे थी, तो दोनों पार्टियों के बीच के गैप में वो गोला गिरा। तो ना हमारी पार्टी को नुकसान हुआ और ना आगे वाली पार्टी को नुकसान हुआ। इसी को कहते हैं बाल बाल बचना, इसी से कहते हैं बाल बाल बचे जी। तो हम बाल बाल बचकर फिर रात में पैदल चलकर परियों का तालाब, अगर आपने जगह सुनी हो तो वहां जाकर हम पहुंचे, जिसमें कि हमें रात को चलकर 7-8 घंटे और सुबह 4 बजे के आसपास हम वहां पहुंचे। तो अभी जैसे गए तो आपको चलने के दौरान, क्योंकि उस जगह पर एक्लिमेटाइजेशन होता है, यानी कि उस इन्वायरमेंट में उतनी हाइट पे कोई आपने भी देखा होगा ना, पेड़ पौधे हैं कुछ भी नहीं है। वो तो एक माउंटेन डेजर्ट है जैसे बाकी प्लेन में होता है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर वो अपने आप में डेजर्ट है, और जबरदस्त ठंड होती है और ऑक्सीजन लेवल नहीं होता है। तो जब गए तो आपको तो उस मौसम में ढलने का मौका ही नहीं मिला आपको और आपके जवानों को, तो आपको कुछ कठिनाई नहीं आई? हाँ कर्नल खान, जैसे आपने कहा कि जब हम हाई एल्टीट्यूड इलाके में जाते हैं, वो नॉर्मल जब इलाके में जाते हैं तो पीस टाइम पर ये एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरतें सब हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन लड़ाई के समय पे इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। हम ये जज्बा उस समय देश के लिए होता है। तो उस हाँ, मानता हूँ मैं, द्रास जो है वो बहुत ठंडा इलाका है, -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और लेकिन उन हालातों में भी जज्बा इतना बुलंद था कि हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, ना हमारे जवान जैसे उसको किसी तरह की तकलीफ महसूस हुई। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहला मंजर जो जिस जगह लड़ाई वो हो रहा था, पहला मंजर आपने क्या देखा? पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जो पैदल सेना थी इनफेंट्री वो पहाड़ियों की तरफ जा चुकी थी, या अभी सिर्फ शुरुआती दौर ही था वो उस समय, उसके बाद ज्यादा गहरी लड़ाई हुई है? हाँ, जैसे ही हम 15 तारीख को द्रास में 17 तारीख को द्रास में पहुंचे, उससे पहले कुछ इन्फेंट्री बटालियंस पहुंच चुकी थी और अपनी अपनी जगह ऑपरेशंस के लिए जाने की तैयारी में थी और छोटी छोटी टुकड़ियों में जा रही थी, आगे एडवांस कर रहे थे। आगे एडवांस कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ती गई और फौजी टुकड़ियों की जरूरत महसूस हुई, उस तरीके से सेना जो है आती रही और अपनी तैयारी करती रही और डिप्लॉय होते रही। उनकी तादाद बढ़ाते बढ़ाते रहे, जरूरत के हिसाब जैसे जरूरत पड़ी मूवमेंट उसको बढ़ाया गया जी। तो आप बात कर रहे थे, फिर आपको ओपी वाली ड्यूटी दी गई, कब पहुंचे? मैं परियों का तालाब रात को पहुंचने के बाद वहां हम दिन भर रुके, क्योंकि मैं आपको बताया हम दिन में मूवमेंट नहीं कर सकते थे। जिस जगह मैं जा रहा था वो 5353 टाइगर हिल से मुझे जाना था 0.5165,
.5165 ऐसी जगह पे है जहाँ से मारपोला पास, पाकिस्तान का इलाका है मारपोला पास, वहाँ बिल्कुल नजदीक, उसके बिल्कुल नजदीक है। उस इलाके में जाने के लिए हमें रात में ही मूवमेंट करना था, दिन में मूवमेंट नहीं कर सकते थे। फिर हमने अगले दिन रात को 9 बजे मूव किया। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे हम 5165 पर पहुंचे। .5165 उस समय खाली था। मैं यार उस पे तो हमारी पोस्ट, अच्छा पोस्ट तो थी नहीं पोस्ट थी। पोस्ट वहां थी। पे इन्फेंट्री के एक मेजर साहब और एक जेसीयू साहब और उनके प्लाटून लेवल की नफरी वहां पे थी, जो कि दुश्मन की टुकड़ी पोजीशंस पर अपने छोटे हथियार जैसे एलएमजी एमएमजी से कुछ फायर दे रहे थे। तो आप सुबह पहुंचे वहां पर। जी। जाने के बाद आपका काम कब शुरू हुआ? जैसे ही मैं सुबह 4 बजे पहुंचा तो सब इन्फेंट्री वालों को बहुत खुशी हुई कि आरटी ऑफिसर आ गए, अब हमें बचा लेंगे। तो मेरे को जाते ही बोले कि साहब फायर शुरू करो। मैंने बोला थोड़ा चाय वाय मुझे पीने दो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सुबह 7 बजे हमने जो इन्फेंट्री ऑफिसर थे उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए आपको कहाँ कहाँ से पाकिस्तान की गोलाबारी झेलनी पड़ती है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, जिसको हम जनरल एरिया में बोलते हैं कि उस इलाके के बारे में जानकारी हासिल कर। जानकारी जाहिर सी बात है, जब आप गए जी तो पहले इलाके को देखेंगे, जी दुश्मन के इलाके को देखेंगे, जी कहाँ से फायरिंग ज्यादा आती है वो पता करेंगे। जी जब ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कहाँ कहाँ से फायर आ रहा है, जी जब भी उसको हैंड डाउन करवाएंगे आप। जी तो जी। वो आपको बताया वहाँ का तब जो। उन्होंने मुझे बताया, तो उस इलाके को मैंने पहले तो मैप और ग्राउंड दोनों को आपस में तालमेल किया कि कौन सी जगह ग्राउंड पर है और ये जगह मैप में कहाँ पर है। उस इलाके बारे में जानकारी लेने के बाद वो बहुत उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी बोफर्स का गोला मंगाओ। अच्छा। वो बार बार मुझे दबाव दे रहे थे, जल्दी से जल्दी बोफर्स का दबाव मंगाओ, ये जो किला पोस्ट है दुश्मन की, ये हमारे को बहुत परेशान कर रही है। तो मैंने उनकी बात पर गौर किया। मैंने बोला ठीक है, पहले मैं अपनी गनों से इसको बर्बाद करता हूँ और अगर जरूरत होगी तो फिर मैं बॉफर्स भी मंगाऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, बॉफर्स का गोला ही मंगाइए आप पहले। तो मैंने यानी कि सबको वो फोर्स का इतना भरोसा था हाँ कि 160 mm की है तो वो ही मारेगी इसको कि उस पहाड़ी के ऊपर। हाँ 155 mm बॉफर्स। तो मैंने बोला ठीक है अच्छा, हम 155 mm जी मैंने बोला ठीक है, मैं बॉफर्स का ही गोला मंगाता हूँ। तो ऐसा है कि जब बॉफर्स यूनिट वहाँ डिप्लॉय हुई तो उसका अम्बिशन की वजह से बॉफर्स को फायर करना थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। फील्ड मीडियम के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अगर बहुत जरूरत है तो उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए मनाही नहीं थी। लेकिन जब जरूरत नहीं है तो नहीं, तो फालतू अग्निशन इस्तेमाल बर्बाद नहीं करने का कर रहे अम्बिशन की जरूरत नहीं कि थी। गोले ऐसे ही दागते रहो हाँ, ऐसा नहीं। लेकिन जब मैंने ये अपनी कॉल एफडीसी में दी, फायर डायरेक्शन सेंटर हम उसको बोलते हैं, जी जी। तो मेरे को बॉफर्स के गोले मिले, एक बैटरी मिली और मैंने फिर बॉफर्स के गोले जो है किला पोस्ट के ऊपर जहाँ जहाँ से हमारे इंडियन पोस्ट .5165 को उन्होंने तंग किया था। हाँ वहाँ यानी डाले। कि देखो सब बदला लेना चाहते हैं लेकिन वो इन्फेंट्री वाले तो नहीं कर सकते उनके गोलों के सामने। जी। तो तो उनको मैंने सबक सिखाने का मौका मिला। हाँ उनको सबक सिखाने का मौका मिला, तो मैंने किला पोस्ट पर हाँ अपने बॉफर्स गन के गोले डाले। हाँ और किला पोस्ट पर जैसे ही पहला गोला गिरा, हाँ। पूरे किला पोस्ट में भगदड़ मच गई, जो कि रेडियो के ऊपर वही सब चीजें सुनाई देती हैं। जी 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 ये आपको मालूम होगा, आप जी। हाँ एरिया में रहे हैं। जी जी जी। जैसे ही हमारा पहला गोला गिरा तो वहाँ उनके त्राईमाम हो गया त्राईमाम हो गया। फिर मैंने एक गोला किला की तरफ डाला। हाँ। 2 गोले उस दिन फायर किए। उसके बाद उनको बोला यानी कि 2 गोले वो फोर्स के उनका काम तमाम कर गए। उनका काम तमाम कर दिया। मैंने कहा कि अगर इसके आगे जरूरत होगी तो फिर बॉफर्स के गोले मंगाएंगे, नहीं तो अभी हम फील्ड गनों के गोलों से फायर करेंगे। लेकिन उतने ही काफी था 2 गोलों 2 गोलों से उनका काम तमाम हुआ और उनमें काफी हलचल मच गई। तो जो आपका जो ये कामयाबी जब आपको मिली, जी पोस्ट के ऊपर जो जवान जो झेल रहे थे पाकिस्तानियों, जी। ना सिर उठा पा रहे थे ना वो, तो तब उनके अंदर क्या जोश देखा आपने? उनको एक नया जोश और ये समझें कि नई जिंदगी मिली।
वो इतने डरे हुए थे कि जब फायर आता था तो वो उनकी राइफल एमएमजी, जिसका उनका रेंज बहुत कम है। 500 मीटर यहाँ से वहाँ, लेकिन और उसका कोई इफेक्ट भी इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हथियार तो आमने सामने की लड़ाई के लिए है। जी जी। तो ये जब गोले उन्होंने देखे तो उनके जोश और जज्बे का बयां करना मेरे लिए यहाँ बहुत मुश्किल। मैं समझ सकता हूँ उस लड़ाई के दौर में, जी उस समय। तो जो आपने जो उसको बर्बाद किया, जी और भी आपके उसके इलाके में, क्योंकि एरिया तो मार्कोला जो पाकिस्तान के साइड जो दिखा रहा था, है तो हमारे ही एरिया, जी जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। जी लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जी तो पाकिस्तान के जो रेगुलर्स आर्मी वाले भी हैं, तो रेगुलर ट्रूप वहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके पास से जो आ रहा था, सिर्फ किले से तो नहीं आ रही होगी, जो किला पोस्ट उनका जो था, दूसरी पोस्टों से भी अपना आ रहा होगा, वो बताएं। ओके। मुख्यतः मैं 16 ग्रेनेडियर की चार्ली कंपनी, जो कि परी का तालाब और .5165 और दूसरे लोकेशंस पर तैनात थी, उनके साथ ओपी अफसर था। क्योंकि .5165 से मारपोला पास और आगे का इलाका, जैसे ये मैंने बताया, इसमें बहुत सारी पोस्टें थी, अमनीशन डंप, एफोल डंप, संगढ़, बंकर, किला, लाइन ऑफ, ये अलग अलग नाम से। अलग अलग नाम से पोस्टें थी। मुख्यतः यहाँ जो उनके पाकिस्तानियों के बम, मोटर्स, गन्स जो लगे हुए थे, उनको बर्बाद करना मुख्यतः मेरा काम था। तो कितनी सफलता मिली? उसमें मुझे कौन सफलता मिली? जी। ये सफलता मैं आपको बताता हूँ कि 23 जून को जब मृत्यु हमारे सामने थी, मैं अपने बंकर से बंकर, अमनीशन डंप, किला, तीनों पोस्टों को एक साथ इंगेज कर रहा था, मतलब तीनों पोस्टों के ऊपर एक साथ फायर आ रहा था। आप डायरेक्ट कर रहे थे किस जगह मैं डायरेक्ट कर रहा था और तीनों पोस्टों पे एक साथ फायर आ रहा था। तो उस समय वो तीनों पोस्ट बर्बाद हो गए और उनके अम्निशन डंप में आग लग गई, जहाँ स्मॉल आर्म्स रखा था। उसकी आवाजें हमारे को सुनाई दे रहे थे, जैसे हमारे वो भरमुजे बाहर भूनते हाँ हैं ना, हाँ हाँ। उसमें चने मटर जैसी आवाज आती है, चढ़ चढ़ फुट 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 करके फुट फुट ऐसे फुट। दिवाली जैसे हाँ, बनती है। ऐसे आवाजें आने लगी और एफोल डंप से पेट्रोल के जो बैरल हैं वो हवा में जाने लगे। अच्छा। जब इस तरह का बर्बादी उन पोस्टों पे हुआ, तो उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर समय में मेरे बंकर के पास एक पाकिस्तानी बम आकर फटा, जिसके जहाँ टुकड़े, पर आप थे जहाँ पर मैं था, जहाँ से मैं फायर ले रहा था, जी। उसके नजदीक आकर पाकिस्तान का एक बम फटा और उसके टुकड़े मुझे लगे, जिससे कि मैं बुरी तरह घायल हुआ। ये लेकिन हमारा फायर हमने जारी रखा और फायर सपोर्ट को बंद नहीं किया। फायर सपोर्ट बंद नहीं ये किया। तकरीबन 11 बजे की दिन की बात है। दिन के 11 बजे, दिन के 23 जून जो आप बता। 23 जून को मैं और एक इन्फेंट्री के जेसीओ साहब, सूबेदार साहब थे, उनको भी ये स्प्लिंटर इंजरी हुई। और जो दूसरे मेजर साहब थे इन्फेंट्री के, उनको भी ये इंजरी हुई। हम 3 लोगों को वो लगे। हाँ स्प्लिंटर्स लगे और हम बहुत बुरी तरह घायल हुए। कर्नल राजवीर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब ये वाली सारी चीज़ हुई, तो जाहिर सी बात है कि जब उनके ऊपर, पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर जब सटीक निशाने लग रहे थे, गोलाबारी हो रही थी, हमारे जो गन्स थी पीछे जिनको आप डायरेक्ट कर रहे थे, उनको तहस नहस कर दिया। तो उनको ये पक्का यकीन हो गया किसी जगह आप ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर बैठा हुआ डायरेक्ट कर रहा है। तो कुछ समय के बाद ऐसे पता लग जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की भी वही किताबें पढ़ के वहाँ पे फौज चलती है, वही बिल्कुल किताबें, सही, बिल्कुल सही, पार्टीशन से पहले वही किताबें थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उन सबको वही ट्रेनिंग है, वैसी ट्रेनिंग हमारे पास है, तो उनको सब प्लानिंग पता है कि किस हिसाब से जंग लड़ी जाती है। उनको 2-3 दिन में ही पता लग गया था, जब मैं बंकर और अच्छा कि किले पर जब फायर वहाँ किया था। बैठे हैं। हाँ, लेकिन उस इंटेंसिटी में हम फायर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फायर करना हमारे ऊपर बंद कर दिया था। बंद कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया, तो हमने उनको बर्बाद करने की नीयत से फायर किया। तो उनको पता था कि यहाँ आरटी अफसर आ गया है, ओपी अफसर आ गया है और यही हमें बर्बाद कर रहा है। तो उन्होंने हमारे को निशाना बनाया और हमारे ऊपर बम गिराए हैं। तो जो आपने बताया थे, क्या फीलिंग आती है? जैसे जवान आपके साथ और भी थे, आप अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन साथ में आपके जेसीओ एक जवान और 2-3 घायल हुए थे।
तो उस समय क्या लगता है, क्योंकि वहाँ मेडिकल सपोर्ट तो होता नहीं है। नहीं, वहाँ कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं फर्स्ट करते एड हैं। आप ले लें, पट्टी वगैरह बांध लें या कुछ कर लें, उसके बाद फिर क्योंकि बल्कि एक आदमी घायल हुआ है, फौजी घायल हुआ है, उसके लिए 8-9 लोग लगते हैं पीछे लाने के लिए, क्योंकि पहले ही आदमी कम है उस समय। वो चीज बयान कीजिए। कर्नल खान, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, और इस मामले में जो सूबेदार साहब थे और इन्फेंट्री के जो अफसर थे, वो भी, उनके ऊपर भी भगवान की बहुत कृपा थी। हम तीनों को ऐसी जगह दुश्मन दुश्मन के बम के टुकड़े लगे कि हम घायल तो हुए, लेकिन हम बच गए। जैसे कि मुझे मेरी छाती में और मेरे हाथों में लगा, छाती में, हाथों में, बटक पर लगा। ऐसे ही इन्फेंट्री अफसर को सर में, बटक में, थाई में लगा। ऐसे इन्फेंट्री जो तो जैसे, सर तो नाजुक होता है, लेकिन उसको ऐसी हाँ, जगह लगा होगा कि इसका सर ऐसी जगह, मतलब वो ऐसे पेनिट्रेट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। पैड में। हाँ। जी जी। और ऐसे ही जो सूबेदार साहब थे, उनको भी थाई में लगा। तो 11 बजे जब हमें लगा और हमारी यूनिट में ये खबर पहुंची, तो यूनिट में मैं पहला अफसर था घायल होने वाला। घायल होने वाले पलटन। तो हलचल तो होती है, लेकिन उस समय ऐसा डर कुछ नहीं होता है, जज्बा होता है। जज्बा। हम लोगों ने अपना ब्रूफिन की गोली खाई और पट्टी बांधी अपने हाथों से, और वहां लेटे रहे, क्योंकि वहां पे कोई हेली सपोर्ट हेलीकॉप्टर तो आ आ ही नहीं नहीं सकता सकता था, था। और कोई सपोर्ट थी नहीं, दिन में हम मूव कर सकते नहीं। फिर हमने रात 9 बजे तक वहीं पे दवा खा के दर्द की और फर्स्ट एड लेकर समय व्यतीत किया। उसके बाद वहां से 9 बजे रात को फिर हमने स्ट्रेचर पर और जवानों की सपोर्ट लेकर वहां फिर से, आपको वहां से इवैक्यूएट वहां किया। से इवैक्यूएट किया गया। उसके बाद। फिर अगले दिन हम सुबह करीब 9 बजे एफडीसी पंडरास में पहुंचे। जी जी। वहां जाकर हमको भर्ती किया गया और अपना ट्रीटमेंट दिया गया। क्योंकि ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी था, नहीं तो वही चोटें हैं नासूर बन जाती हैं, जोश में पता नहीं लगता, जी लेकिन बाद में पता लगता जी है। तो आपकी जगह फिर दूसरा कोई ओपी गया होगा या किसी दूसरी पोस्ट में जी। जी। अरे, ये बहुत मजेदार कहानी है कर्नल खान। हम्म। जैसे ही मेरी जगह एक ऑफिसर गए, हम्म। तो और उन्होंने जब फायर लेना शुरू किया, हम्म। तो पाकिस्तानी रेडियो से ट्रांसमिशन आया कि वो पहले वाला मर गया कि जिंदा है, और तू आ गया है। अच्छा। हाँ वो आता है, हम ऐसा हो ये सकता है। ट्रांसमिशन हाँ जब तो। उन्होंने सुनी, तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं तुम्हारी ये वो करने के लिए आ गया हूँ। हाँ हाँ। ये मुझे, जब मैं एफडीसी में एडमिट था, तो मुझे उनके द्वारा सूचना मिली कि मुझे ऐसे ऐसे पाकिस्तान वो के, खुश हो रहे हैं कि हाँ, आपको मार दिया। हाँ, वो खुश हो रहे हैं कि आपको मार दिया। लेकिन मैंने उनको बताया कि नहीं, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। अभी मैं तुम्हारे मारने के लिए, तुम्हारे को मारने आ गया हूँ। ऐसा जो जो जोश में आदमी होता है ये ऐसे। ऐसी घटना भी हुई। अच्छा। तो बहरहाल, ये भगवान का शुक्र है, लोगों की दुआएं हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं अपनी कहानी बताने के लिए, वरना वक्त के साथ साथ तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जी। तो आप उसके बाद फिर नीचे दूसरी ड्यूटीज पे आपको लगा दिया गया होगा जब उसी में, क्योंकि चोट लगने के बाद भी आपने काम करना तो बंद नहीं किया होगा। नहीं, एक्चुअली मुझे चोट लगने के बाद एमएस से 10 दिन के लिए, सॉरी, 7 दिन के लिए सिक लीव दिया, अच्छा। क्योंकि मेरी चोट ज़्यादा थी, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता था। जी जी जी। तो मैं 7 दिन के लिए घर आया, और घर से वापस ज्वाइन किया। तो तीसरा ओपी 4170 पर मैं दोबारा से तीसरी बार मैं गया। नहीं, ये जानना चाहेंगे सब लोगों को कि घर से तो लोग जाने नहीं देते, फौज तक में भर्ती होने नहीं देते। आप बोले मैं जख्मी होकर के आया घर में। और इसमें 2-3 चीज जानना चाहूंगा कि गांव वालों ने, या आगरा में आए थे आप? आगरा में आया। तो गांव वालों ने या परिवार ने आपको कैसे लिया था, या किसी ने कस्में भी दी थी बेटा अब तू नहीं जाएगा, या आपके बेटर आप जो धर्म पत्नी है उन्होंने जोर दिया, कुछ तो रहा होगा ये बहुत ऐसा तो मजेदार जान। कहानी है। जब मुझे ये स्प्लिंटर इंजरी हुई, या जब मैं घायल हुआ, इसकी मैंने किसी को घर में सूचना नहीं दी। और मैं जब घर आया, तो घर वालों को किसी को मालूम नहीं था कि इसको ये घायल है, आपने क्योंकि छुपा के रखा। मैंने, मेरे हाथ में पट्टी थी,
और छाती में अंदर पट्टी थी, तो छाती तो शर्ट से छुपी थी। हाँ और यहाँ पे मैंने सॉक्स पहन लिए थे हाथ में, हाँ। जिससे कि घर वालों को पता ना लगे। सॉक्स पहने कोई आम, ये ऐसी बात नहीं है आम में कोई सॉक्स पहने तो सवाल पूरा है हैं, सॉक्स क्यों पहने हुए सॉक्स पहने हैं, हैं? पहने थे। तो क्यों क्यों? गर्मी, गर्मी है, मई मई जून की, जून हाँ, की गर्मी है तब तो। यही तो बात है, जब मैं घर पहुंचा तो सबने मुझे देखा, तो हाथों में सबसे पहले मेरी माँ ने पूछा कि बेटा ये हाथों में काला काला सा क्या है। हाँ तो मैंने बोला कुछ नहीं अम्मा, अम्मा बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं अम्मा, जी। ये ऐसे ही है। बोला नहीं कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, बता नहीं रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बताएंगे। उस थोड़ी देर समय के बाद मैंने उनको धीरे धीरे बताया कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ऐसे वहाँ घायल हो गया था, तो ये थोड़ी सी मुझे चोट लगी है, और ये ठीक हो जाएगा। तब उन्होंने तो वो, जैसे आपको पता है माँ का प्यार, पिता का जी। प्यार क्या होता है, पत्नी, वो चिंतित तो पहले ही थे, हमारा कोई वार्तालाप था नहीं, सिर्फ चिट्ठी से हाँ वार्तालाप तब था। ये कहाँ फोन वगैरह ऐसा कुछ तो सिस्टम था। चिट्ठी से वार्तालाप था। तो ये सब होने के बाद धीरे 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 मैंने उनको बताया। एक और मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ 7 दिन में रहते हुए मुझे अपनी ड्रेसिंग चेंज करानी थी। हाँ हाँ छाती, करवाने। हाँ छाती में स्प्लिंटर था। तो स्प्लिंटर था, अंदर ही था, स्प्लिंटर, निकाल आए। बड़ा स्प्लेंडर तो वहां निकाल दिया था छोटे छोटे रहे आप। एफडीसी में, और मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। तब मैं यहाँ गांव आया तो डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि 5 दिन के बाद इसको ड्रेसिंग चेंज करनी है, जी और आप यहाँ आके चेंज करा लेना। लेकिन क्योंकि मुझे छुट्टी भेज दिया था, तो फिर मैं एमएच आगरा में आया। जब एमएच आगरा में आया तो एमएच कमांडेंट के घर में गया। उस समय शाम का समय था। जाके मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे मैं वहां से आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने इंस्टेंट फोन उठाया और एमएच में फोन किया कि ऐसे ऐसे कारगिल से आए हैं अफसर, और उनका तुरंत ड्रेसिंग का बंदोबस्त करें। मैं गया एमएच में, मेरी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग करते समय एक स्प्लिंटर का छोटा टुकड़ा, लोहे का पाकिस्तानी बम का छोटा टुकड़ा, हाँ। मेरी छाती से वहाँ एमएच आगरा में निकला, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखा है, और मतलब मैं उसको अपने पर्स में हमेशा आजीवन रखूंगा। वो मतलब ये वो आपके वो एक आपके लिए सुवेनियर है। वो मेरे सोवेनियर है, और वो मेरी निशानी है ये कारगिल युद्ध की। तो ये एक, ये बहुत मजेदार कहानी दुनिया, है। या जब टीम वाले देख ले कि दुनिया का आप लोग क्या क्या निशानियां रखते हैं, और कर्नल साहब ने देखो क्या क्या निशानियां रखी हुई है। हाँ तो ये चीज, चलिए ये भी एक अच्छा हाँ है कि वो निशानी रखी है यार। बहुत ही कम भाग्यशाली होते हैं और वो बिल्कुल। निशानी ऐसी है, ऐसी थी कि वो जो कॉटन था वहां लगाया था एमएच में, जी निकालने के बाद वो कॉटन में जो ब्लड लगा था वो ब्लड के साथ ही रखा था। हाँ लेकिन वो गलती से एक दिन पर्स धुल गया, हाँ तो वो कॉटन चेंज हो गया है, लेकिन सोवेनियर जो लोहे का टुकड़ा है, हाँ, बॉम्ब का वो टुकड़ा, बचा वो हुआ है, वैसे के वैसे ही रखा हुआ अभी है, रखा हुआ और है। उसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो अभी आपने यहाँ किसी को नहीं बताया था, फिर उसके बाद आपको दोबारा जाना पड़ा। हाँ मैं दोबारा गया, 10 दिन की छुट्टी, 8। तब तब क्या फीलिंग थी आपको जब दोबारा जाने का बहुत था? जज्बा था कि अगली अगली बार आगे जाऊंगा तो और और आगे आगे ठोकूंगा। पोस्टों पे जा करके मैं अटैक में जाऊंगा, इन्फेंट्री बटालियन के साथ जाऊंगा। तो फिर आपको मौका मिला? इन्फेंट्री बटालियन के साथ अटैक में जाने का मुझे मौका नहीं मिला। नहीं मतलब जो आपका है जिस हाँ पर्पज मुझे से था। मौका मिला, मैं 4.4170 पर गया, जी। और वहां पर तकरीबन 1 महीना रहा। उसके जब बाद तक युद्ध खत्म जब नहीं हो। तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक वहां रहा। हाँ उस समय जो पाकिस्तान ने जहाँ अपना अमनीशन डंप, राशन डंप, एफआरपी हम बोलते हैं, वो जो कि बर्फ में बनी, बर्फ में रहने के लिए जो हाँ जो एक समझ जी। वो बनता है स्ट्रक्चर, हम्म। उसको हम एफआरपी बोलते हैं, उसमें वो वहाँ पे थी। और उसमें जब गए वो छोड़कर उसको खाली करके, तो उसमें सब में आग लगा के चले गए। वहां बताओ हमने आपके बाद पाया, हाँ हमने वहां पाया कि जो भी अम्निशन और हथियार थे वो सब चाइनीज थे उनके पास, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के पास जो भी यानी स्ट्रॉन्ग। कि आज हम बात करते हैं उस समय भी उनके उस पास। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के पास टोटली चाइनीज अम्निशन, चाइनीज वेपन्स हैं। तो ये काफी मतलब हाँ उन्होंने वहां से वो खरीदा। हाँ बार बार हमने बोफोर्स की एक बात किया था, जी या थोड़ा मैं अलग हट के बात करूंगा। एक लाइव एग्जांपल आपके पास है। उस समय जी बोफोर्स गन का लेकर के काफी बातचीत हुई थी
भ्रष्टाचार को लेकर के, फिर इसके ऊपर सवालिया निशान भी लगे कि ये वो इतना इफेक्टिव नहीं है, हमने घटिया हथियार ले लिए हैं, तमाम तरह के जो लगना था वो लगा। लेकिन बाद में जैसे कि आपने बताया, जवानों को भी, आपको भी, सबको बोफोर्स के ऊपर ही क्यों भरोसा था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये बोफोर्स खरीदी गई उस समय काफ़ी सवालिया निशान थे, लेकिन 155 mm जो स्वीडन की गन है बोफोर्स, जी। ये बहुत ही कारगर गन है। इसने अपना वर्दीनेस या भरोसा कारगिल के युद्ध में साबित किया है। और इस गन का जो फायर है वो इतना सटीक है कि आप उसको 10 से 20 मीटर 25 मीटर इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं। इतना एक्यूरेट फायर। और इसका जो इफेक्ट होता है, जो इसका गोला है उसका वो इफेक्ट इतना, मॉरल इफेक्ट उससे बहुत ज्यादा होता है। जो डैमेज होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब गिरता है और उसकी आवाज आती है उससे मॉरल इफेक्ट मोरल ज्यादा ज्यादा होता है और डैमेज भी बहुत होता है। पहाड़ी इलाके में जाहिर सी बात है कि यह तो तोपखाना ही ज्यादा कारगर होता है। पहले सेना को तो जाकर के जमीन कब्जा करने के लिए हो जाता है, उनकी लड़ाई वो अपनी अलग है। हाँ, कारगिल युद्ध है बेसिकली तोपखाने का युद्ध माना जाता है। इसमें हमारी रेजिमेंट ने पूरे युद्ध में 23,000 गोले तकरीबन फायर किए। 23,000 गोले? 23,000 यानी कि ये तो तोप आपकी, के गोले। ये तो ये आपकी तो एक मेरे बटालियन। रेजिमेंट के गोले हैं सर। ऐसा तो और भी के गोले थे। ऐसे तो लाखों गोले फायर हुए हैं, कई लाख गोले फायर हुए हैं। लेकिन ये पहाड़ों के ऊपर जब तोपखाने का फायर का जो इफेक्ट हुआ उसकी वजह से ये घुसपैठियों को जो हमने खदेड़ा, वो मूलतः आर्टिलरी फायर का ही नतीजा था। यानी कि मैं, फौज में ये होता है सब अपना अपना श्रेय लेते हैं, क्योंकि सबने अपना अपना 100% दिया होता है। तो एक नहीं, मैं तोपखाना रेजिमेंट ने दिया, मैं उसको नहीं, उसको चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा टीम वर्क, क्योंकि ऐसे एयरफोर्स वाले भी बीच में आए थे। और अपने उनकी भी बाद में तो जो था, आपने नचिकेता का भी देखा था कि जो बटालिक सेक्टर में जाके वो गिरा था। लेकिन जो हम बात करते हैं, क्योंकि देखो ग्राउंड तो खाना ही तैयार करता है। जी उनको जब हेड डाउन करेंगे, दुश्मन का सिर नीचे करेंगे, तभी तो उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है, ये लोग भी आगे जाते हैं। जी वरना इन्फेंट्री तो जा ही रहे हैं। जी इन्फेंट्री वालों को मालूम है कि जा रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है। जी लेकिन तोपखाना एक ग्राउंड तैयार करके उनको देता है। तो आपने बताया कि वो फोर्स बहुत कारगर था। तो लेकिन काफी वक्त से, क्योंकि उसको बैन सा कुछ लगा दिया था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, तो गोला बारूद की कमी या उसकी स्पेयर पार्ट्स की कुछ कमी का महसूस हुआ, या सरकार ने तुरंत मतलब उनको प्रोवाइड करवाए हैं? नहीं कर्नल खान, ऐसा है कि जब इक्विपमेंट आता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ परसेंटेज कल पुर्जे साथ में स्पेयर आते हैं। तो गनों का मेंटेनेंस करने के लिए वो कलपुर्जे थे और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, इनिशियल स्टेज में अम्नीशन का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई और हमें अम्नीशन ज़्यादा चाहिए, कितनी मात्रा में ज़्यादा चाहिए उसका जब असेसमेंट होने लगा, तो हमें साउथ अफ्रीका से बफर्स गन के गोले मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जितनी ज़रूरत हमें थी उस मात्रा में उस मात्रा में हमें अम्नीशन मिला। और मैं आपको अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। ये आपको, ये मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि पूरे लड़ाई के दौरान मेरी 18 की 18 यूनिट, 18 की 18 गन्स सर्विसेबल रहीं और एक भी गन डैमेज नहीं हुई और एक भी गन में कभी रुकावट नहीं आई। सिर्फ एक जवान हमारा शहीद हुआ जब हमारी एक बैटरी दोंगचुक गन पोजीशन से पंडरास इलाके में टाइगर हिल के ऑपरेशंस के लिए 14 जून को या 25 जून की रात को मूव की। और वहां से जब हम फायर कर रहे थे टाइगर हिल पर, तो एक गोला आकर सीधा हमारी गन के पास गिरा और उसका एक टुकड़ा एक हमारे जवान की गर्दन को काटते हुए चला गया और वो जवान उसी समय वहां शहीद हो गया, जिसका नाम था गनर उद्धव दास।
वो एक गनर हमारे यूनिट का शहीद हुआ। तो बाकी हमारे यूनिट का इक्विपमेंट, ऑफिसर, जेसीओ, जवान, हम परमात्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने पूरा युद्ध सकुशलता से, बहुत बहादुरी से, निडरता से लड़ा, और किसी तरह की हानि हमारी यूनिट को नहीं हुई। इस यूनिट के सराहनीय कार्य के लिए, जिसका के असर युद्ध के ऊपर पड़ा, हमारी यूनिट को सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र, ऑनर टाइटल कारगिल से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त अन्य जवान और ऑफिसर्स, जेसीओज को वीरता पदक भी प्रदान किए गए। तो सर, हमने बात की है कि आप कश्मीर में तैनात थे, गांव के परिवेश से आए थे, कश्मीर में थे, मौका मिला आपको कारगिल युद्ध में जाने के लिए, जी, बहादुरी से काम किया, और जो पाकिस्तान की पोस्ट बर्बाद करनी थी वो बर्बाद की, और इससे इन्फेंट्री बटालियंस के जवानों में, पोस्ट कमांडर्स के पास एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ। आप घायल भी हुए। घर आने के बाद दोबारा सब लोग से छुपते छुपाते हुए फिर दोबारा रणभूमि में गए। आपने अपने को साबित किया, और बात यहीं तक नहीं रुक रही। आपने अपने बेटे को फौज में भेजा, जो आज एक अधिकारी है। और बेटा तो बेटा, दामाद भी आपने वो चुना जो फौजी अधिकारी है। मतलब फौज से इतना प्रेम क्यों? अलग अलग सेक्टर में भी लोग आज जाने लगे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आप, आपके उस मिट्टी में क्या कमाल है, या आपके क्या जज्बा है कि बेटे को भी दिया, और बेटी के लिए जो वो, उसके लिए आप अपना दामाद जो लिया है, बेटी के लिए पति भी आपने ढूंढा है, वो भी फौजी ढूंढा है। कर्नल खान, आपने सही कहा। जैसा कि कहते हैं जवान और किसान, ये कहावत है। और जाट जो है एक बहादुर कौम है, तो मैं जाट हूँ। मेरे बेटे ने मेरे को यूनिफॉर्म में देखा है, तो उसके अंदर भी वो जज्बा आया, और ये सिलसिला सिर्फ मेरे तक नहीं रुका। आज मेरा बेटा भी सेना में मेजर के रूप में, और मेरे दामाद कर्नल के रूप में तैनात हैं और देश सेवा में समर्पित हैं। ये एक परिवार नहीं, एक परंपरा कहेंगे कि हम देश सेवा में समर्पित रहें। और मैं अपनी तरफ से सभी परिवारों को, भारत के सभी परिवारों को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि हम परिवार को ना, सबसे पहले देश को पहले रखें, बाद में परिवार को। अगर हमारे अंदर ये परिवार, देश की भावना, परिवार को छोड़कर देश की भावना आगे आएगी, तो हमारा देश जैसे महान था उसी तरह से महान बनेगा। कर्नल राजवीर, मैं आपका जो जितनी भी आपने पूरी अपना कारगिल युद्ध के बारे में बताया, शुरू से लेके अंत तक, कोई एक ऐसी याद जो आपको अंदर जोश जज्बा भर देता है, या एक हौसला देता है कि अ, ये मुझे कार्य करना था, या आप कर चुके हैं, या आज भी मौका मिलता है कि अगर आप सोचते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो ये मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसी कोई भी घटना या कुछ है या जो नहीं कर पाए, वो बताए। अब मेरे मन में ये ख्वाहिश रह गई कि जब मैं न्याज पोस्ट पे था और तोलोलिंग रिज पर कब्जा करने के लिए अटैक चल रहा था, तो हमारे सामने जो तोलोलिंग की जो पहाड़ी है, वो तोप के गोलों से और इन्फेंट्री के छोटे हथियारों की फायरिंग से लाल हो रखी थी। उसी समय मुझे ये दिल में आ रहा था कि एक काश अगर मैं ओपी ऑफिसर के तौर पर इस बटालियन के साथ अटैक लीड कर रहा होता, या करने का मुझे मौका मिला होता, तो मैं ये अटैक जरूर सक्सेस करके दिखाता। ऐसा मुझे लगा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा मुझे ये लगा। वही पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, विक्रम बत्रा वगैरह ये सब अपने जो आए थे? ये पहाड़ी वो है जिसमें टू राजेश के टोइसी जो शहीद हुए थे, 3 अफसर शहीद हुए थे। अच्छा अच्छा, तोलालिंग से ऊपर। टोलो लैंग्वेज पर। तो अच्छा। ऐसा तो मुझे लगता था कि मुझे इस अटैक में जाना चाहिए था।
जाना चाहिए था, आप सटीक गोले आप गिरवा सकते थे, वो आपको नहीं, मैं किसी की काबिलियत पर शक नहीं कर सकता, नहीं, आपके अंदर नहीं कर रहा, सबके अंदर लेकिन जज्बा मेरे आता है। अंदर ये जज्बा था कि मुझे भी ये वहां जिस होना है। तरीके से खिलाड़ी सोचता है कि आउट हो गया, हाँ, मैं होता तो मैं इतने मैं रन आउट नहीं बनाता था, या मैं करता। बैठा था, हाँ, मैं एक मौका तलाश रहा था कि मुझे भी ये मौका करने का मौका मिले। लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि जो अधिकारी, जो सीनियर ऑफिसर्स थे या जो बड़े बड़े वो बेहतर जानते थे बॉल कमांडर को थे, कहाँ पे लगाना। वो सिचुएशन को बेहतर जानते थे, और वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से वो लड़ाई की तैयारियां करते थे, और जी, उनके ऊपर अमल किया जाता था। ऐसा मेरा सोचना था, ऐसा मेरा जज्बा था। आज भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं देश के लिए तैयार हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर में का जब ये चला, तो मैं पहला अफसर था, मेरे यूनिट के कमांडिंग अफसर को फोन कर किया मैंने कि मैं आज ही आ जाता हूँ, जरूरत है तो बताइए। मेरी यूनिट अभी वर्तमान में फरीद फिरोजपुर में तैनात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप रहने दो, जरूरत होगी तो आपको बुलाएंगे। जी, तो जज्बा अभी भी बरकरार है, कभी क्योंकि भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर जाने ऐसे बोलते हैं तो जो आज मौजूद है पलटनों के अंदर जो युवा हैं में। हमारी, जी, तो उनको भी जोश मिलता है कि वो भी हमारे जोश मिलता जहाँ, है। तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो पलटन के हैं हाँ, वो आज आने को तैयार हैं, तो उनको खुद को हौसला मिलता है। परिवार का ख्याल रखते हुए अगर देश पुकारता है तो देश परिवार से आगे हो जाता है। और नेशन फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्र आगे सर्वोपरि, ये कर्नल राजवीर सिंह ने संदेश दिया है और अपने एक्शंस के अंदर भी ये दिखाया है। आज हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने कारगिल युद्ध को एक लाइव जीवन कर दिया है, जो कि लोगों ने नहीं देखा था। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए उन तक ये बात पहुंचेगी, नई ऊर्जा पैदा होगी। हम सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हाफ वॉल में आए और अपनी पूरी यादें तरोताज़ा की। और मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं कि आप याद कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ें पूरी आपको जीवंत हो रही है। बहुत कम मौका मिलता है ऐसे लोगों को सुनना, क्योंकि मैं खुद सैनिक हूं, तो मैं इसकी कदर कर सकता हूँ और जान सकता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। लोग फिल्में देखते हैं लेकिन उसके आगे नहीं पता असली क्या है। तो एक वीर की जुबानी खुद उसके मुंह से सुनना जी, एक हम सबको हौसला देता है। लोगों तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफ वॉल टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद कर्नल खान। मैं आपको और पूरी हाबोल टीम को बहुत बहुत सह दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे वीर गाथा सुनाने का ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।